हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल से यूपीएससीजीएस यानी हायर जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं मैं उनको इस पर सॉल्व करवाऊंगा। जो दोस्त अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि हम आज से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्ट। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इस चैनल पर हम 2009 से और 2018 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम उसके पेपर इस पर सॉल्व करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़ें और कमेंट करें और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसको। और हमने आपको बताया कि 2009 का सिर्फ नहीं कराएंगे, 2009 से 2018 तक के पेपर, यानी कि अब से 2009 से 2018 तक के हम कराएंगे। और एक पेपर को हम 3-4 पार्ट में करके करवाएंगे। पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, ठीक, थर्ड और फोर्थ, या हो सकता है थर्ड पार्ट, जिसमें भी हमको जैसे सुविधा लगेगी हम उसके हिसाब से आपको सॉल्व करवाएंगे। बस इतना है कि आपको हम पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये है, जैसे कि आपका ये है उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2009 सॉल्व क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इसमें दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है 2009 का, इसमें जो है हमने एक पीडीएफ तैयार किया है। इसमें आप दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद, इसमें आप देखें कि आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका अनुच्छेद 21 विद्यमान अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विस्तार क्षेत्र मामले में स्पष्ट किया गया, यानी कि किस मामले में स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका डी है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। दोस्तों, इसमें आंसर तो डी है, लेकिन हम और भी आपको केस के बारे में बता देते हैं कि किस केस में क्या हुआ था। तो दोस्तों, जो ये वाला आपका विकल्प है क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका विकल्प डी सही है। लेकिन एक ही गोपालन के केस में, इसमें दोस्तों जो है, इसमें दैहिक स्वतंत्रता को लेकर के बात ये कही गई थी कि रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी युक्त जो निर्बंधन है वो क्या होगा। तो न्यायालय ने कहा था कि इसमें जो है युक्त निर्बंधन जो है वो मतलब न्यायाधीश या न्यायालय के विवेकाधीन है, वो इसका निर्धारण करेगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आर्टिकल 19 में जो है, आर्टिकल कितना 19 में आपके जो है आर्टिकल, सब आर्टिकल 2 से लेकर के और 6 में इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जो स्वतंत्रता पर इसमें है। तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जो मूल अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो उस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो चरणजीत लाल का मैटर है, इसमें भी दोस्तों ऐसे ही बातें की गई थी। तो दोस्तों, इसमें जो है, इसमें कहा गया था कि अमेरिका में जो है दोस्तों, अमेरिका में इसको क्या है कि राज्य शक्ति को परिभाषित किया गया। राज्य शक्ति यानी पुलिस पावर, राज्य शक्ति। जैसे अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ आर्टिकल 19 2 से 6 हमने बताया कि इसमें कौन किन किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, मतलब संसद लगा सकती है, तो वो लगा सकती इन आधारों पे। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका क्योंकि मूल अधिकार जो है दोस्तों वो अमेरिका से ही लिया गया है भारत में, भारतीय संविधान में। लेकिन वहाँ राज्य शक्ति यानी पुलिस पावर, आपको देखने से लगेगा कि राज्य शक्ति का होना स्टेट पावर, लेकिन नहीं, वहाँ पुलिस पावर की बात की गई। तो पुलिस पावर, वहाँ पर मूल अधिकारों पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे वहाँ के संविधान में नहीं लिखा गया है। तो वो न्यायालय के पूरी मतलब न्यायालय के पूरा एकदम विवेकाधीन ही है कि वो किस बात को मानेगी कि इन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए और इन आधारों पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो मूल अधिकारों पर न्यायालय के विवेकाधीन है। और दोस्तों, अगला जो है इसमें विकल्प जो है के.एम. अब्बास। इसमें दोस्तों बताया गया आपका कि इसमें कहा गया था कि चलचित्रों को इस केस में 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, यू वर्ग और आपका आ वर्ग। इसमें जो है यू वर्ग, एक यू वर्ग था और एक था आ वर्ग। तो आ वर्ग जो था दोस्तों, आपका यू वर्ग जो था ये सभी के लिए था। यू वर्ग जो था ये सभी के लिए, यानी कि माइनर मेजर सबके लिए था, यानी कि बालिग नाबालिग सबके लिए था। और जो आ वर्ग था ये सिर्फ क्या था, बालिग के लिए था। तो इसको चैलेंज किया गया था, इसको न्यायालय ने सही माना था। और मेनका गांधी का केस जो है दोस्तों, इसमें बताया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसी केस में आया था कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का विस्तार क्षेत्र जो है मामले में स्पष्ट किया, यानी किस मामले में स्पष्ट किया गया।
तो आपको बता दें कि ये जो है SR मुंबई, आपका जो आंसर है ये है आपका SR, यहाँ M लिखा हुआ, लेकिन दोस्तों SR मुंबई बनाम भारत संघ। इस मामले में इसके विस्तार क्षेत्र को बताया गया था। इसमें जो है न्यायपालिका ने कहा था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा शक्ति जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, यानी वो किन आधारों पर जो आपात उपबंध यानी कि 200 मतलब 356 में जो ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे युद्ध हो गया, ठीक है, आंतरिक अशांति हो गई या बाह्य आक्रमण, ये तीनों आधार हैं या नहीं हैं, ये जिन ग्राउंडों को अपनी उद्घोषणा के लिए जिन चीज़ों को ग्राउंड बनाता है वो ग्राउंड रीजनेबल हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को न्यायपालिका चेक कर सकती है। इसीलिए उसकी जो उद्घोषणा है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। दोस्तों आंसर आपका यही सही है, लेकिन और हम आपको 2-3 विकल्पों के बारे में बता दें कि किस मामले से ये केस संबंधित हैं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो ये मामला है शंकरी प्रसाद का, तो शंकरी प्रसाद का मामला जो है ये दोस्तों इस मामले में जो है इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 31 में 2 पार्ट जोड़ा गया था, आ और बा। तो इसमें यानी ए और बी जोड़ा गया था, इनको इसमें चुनौती दी गई थी, इनकी विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ये केस आता है, यानी कि 368 के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोस्तों प्रश्न उठा था कि उसके अंतर्गत जो विधि शब्द है वह जो है मतलब ये जो संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस मामले में न्यायपालिका ने ये माना था कि वो विधि शब्द के अंतर्गत आता नहीं है। ठीक, तो आगे फिर दोस्तों आपको हम बता दें कि मिनर्वा मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ, इस केस में दोस्तों संसद ने क्या किया था कि जब केशवानंद भारती का मामला आया था तो उसके बाद फिर 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के मामले में चैलेंज किया गया था, जिसको उसमें केशवानंद भारती में के केस में न्यायपालिका ने उसको संवैधानिक घोषित किया था। तो उसके बाद दोस्तों ये जो आया मिनर्वा मिल का, ये आया आपका जो मामला था ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों 368 में जो है आर्टिकल 368 में खंड 4 और खंड 5 दो खंडों को जोड़ा गया था। इन खंडों के माध्यम से जो विधायिका है दोस्तों वो अपने आप को एब्सोल्यूट पावर दे रखी थी कि वह कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकती है। तो इसको दोस्तों न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित करते हुए इन दोनों पार्टों को, पार्ट 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित किया था। अब बात आती है दोस्तों जो है यूएनआर बनाम इंदिरा गांधी। तो इसमें दोस्तों जो है इस मामले में क्या हुआ था, हम आपको इसको बताते हैं इस मामले में क्या हुआ था। तो इसमें दोस्तों कोर्ट ने कहा, इसमें क्या था लोकसभा, इसमें कोर्ट ने कहा कि लोकसभा का जो, इसको मैं एक बार फिर से हटा दें, तो इसमें न्यायपालिका ने कहा कि लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों वो समाप्त नहीं होती है। इस मामले में न्यायपालिका ने कहा कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तब भी जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद जो है समाप्त नहीं होती और वह जो राष्ट्रपति को सलाह देती रहती, प्रत्येक दशा में मंत्रिपरिषद जो है बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। और यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अगर कोई कार्य करता है वह जो है अनुच्छेद 53(1) के विपरीत होगा और असंवैधानिक होगा। इस केस में कहा गया था यूएनआर बनाम इंदिरा गांधी के बाद में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर था हमने बताया कि वो एसआर मुंबई के केस था, लेकिन हमने और तीनों विकल्पों के बारे में आपको बताया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है तो ग्रहण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है आपका आर्टिकल 13 से संबंधित है। और बता दें दोस्तों इसके अंतर्गत आपके 2 सिद्धांत और भी आते हैं, जैसे कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत और जो आता है आपका एक आता है अधित्याग का सिद्धांत, और जो इसका ग्रहण का सिद्धांत इसको आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इसको हम आच्छादन का डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी हम कहते हैं, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत और हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और एक है इसके अंतर्गत दूसरा और जो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर यानी कि अधित्याग का सिद्धांत। और आपको हम बता दें कि ये जो आर्टिकल हैं आपके जो 105, 246, 245 ये किस किन किन बातों से ये संबंधित हैं।
तो इसमें ये जान लीजिए आप कि 105 जो है संसदीय शक्तियाँ और विशेषाधिकार से संबंधित है, ठीक। और आपका 245 जो है दोस्तों वो संसद व राज्य विधियों के विस्तार, यानी कि वो बताता है 245 की संसद किस सीमा तक विधि बना सकती है और राज्य किस सीमा तक विधि बना सकती है। इसमें बताया गया है कि जो संसद है पूरे भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और राज्य जो है पूरे राज्य के लिए और उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। ये बातें 245 में बताई गई हैं। 246 में दोस्तों बताया गया है ये विषय के बारे में बताया गया है कि दोनों किन किन विषयों पर विधि बनाएंगे। यानी कि जैसे संघ जो है दोस्तों वो जो है मानी केंद्र कह सकते हैं उसको या संसद कह सकते हैं। संसद जो है संसद संघ सूची पर कानून बनाएगी और जो राज्य है वो राज्य सूची पर कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोस्तों समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन जहाँ अगर विवाद होता है तो संसद का कानून ही प्रभावी होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ क्या है, किसी नागरिक को ही उपलब्ध हैं। ये ऐसा नहीं है, इसमें सिटीजन वर्ड यूज हुआ है ना कि पर्सन यूज हुआ है। जहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पर्सन शब्द यूज हुआ हो मूल अधिकार में पर्सन, वहाँ ये समझिए कि वो जो है मतलब सिटीजन एंड नॉन सिटीजन यानी देसी और विदेशी दोनों लोगों को वो अधिकार मूल अधिकार उपलब्ध संविधान में कराए गए हैं। तो यहाँ जो है ये सिर्फ नागरिकों को ही उपलब्ध हैं ये मूल अधिकार। चौथा जो है दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद यानी किसमें समाविष्ट है। तो दोस्तों इसमें जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है आर्टिकल 75 के अंतर्गत समाविष्ट है। इसके 75(3) में बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और दोस्तों इसमें जो है आपका 74 जो आर्टिकल है, आपका जो 74 आर्टिकल है उसमें बताया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 105 हमने आपको बताया संसदीय शक्तियाँ और विशेषाधिकार के बारे में है। और 53 जो है दोस्तों वो जो है आपका 53 जो है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि उसकी कार्यपालिका शक्ति कहाँ तक विस्तारित होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों इसमें फिर सिविल सेवकों को संवैधानिक रक्षोपाय अनुच्छेद माने किस अनुच्छेद में इनको संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। तो दोस्तों इनको जो संवैधानिक सुरक्षा आर्टिकल जो है 311 में दी गई है। तो फिर होता है 300 आर्टिकल किससे संबंधित है, आपका आंसर ये है। इसमें तो बाद और कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है, बाद और कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है। और जो आपका है 44 ये दोस्तों एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। सातवां क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है आपका सातवां क्वेश्चन है धारा 144 साक्ष्य अधिनियम वर्णन करता है। धारा 114 जो है 44 नहीं 114 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा का वर्णन करता है। तो इसमें जो है दोस्तों 114 है इसमें तथ्यों की ग्राह्यता का बात करता है, तथ्यों की सुसंगतता, रायों की सुसंगतता, विधिक उपधारणा। तो दोस्तों इसमें जो है ये आपका सही है विधिक उपधारणाओं के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि विधिक उपधारणा जो है दोस्तों जो 114 जो आपका सेक्शन है उसमें बताया गया है कि तथ्य की उपधारणा करेगा। यहाँ तथ्यों की उपधारणा के संबंध में इस धारा में बताया गया है, यानी कि और वहाँ पर मे प्रिज्यूम के बारे में कहा गया, सेल प्रिज्यूम नहीं, यानी कि मे प्रिज्यूम, ठीक, मे प्रिज्यूम के बारे में बताया गया है। यानी कि न्यायालय के विवेकाधीन ये चीज़ें हैं, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जहाँ सेल प्रिज्यूम रहता है वो दोस्तों मैंडेटरी होता है कि हाँ वो प्रिज्यूम वैसा करती ही है। तो आप दोनों में अंतर जान लेंगे, उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। तो ये विधिक शब्द यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पर होना चाहिए था तथ्यों की उपधारणा, ठीक, लेकिन आंसर इसका यही माना जाएगा। अगला है दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो दोस्तों इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इनमें से विकल्प आपका जो सही है वो विकल्प है आपका इसमें डी, यानी कि इसके स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू होती है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है। तो इसमें जो है दोस्तों जैसे कि
इसमें जो बताया गया कि इसे जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले ये साक्षरता अधिनियम जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019, आपको ये दिन भी याद होगा कि 31 अक्टूबर ही क्यों रखा गया है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है उसी दिन, इसीलिए इसको जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसको जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 उसी दिन से उसको ख़त्म कर दिया गया, और ये 31 अक्टूबर से इन्फोर्स मतलब यानी कि प्रवर्तन में आ चुका है। तो फिर आप ये जानिए कि जैसे जम्मू कश्मीर में अब लागू होने लगा है, लेकिन जैसे आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, शपथ पत्रों पर मध्यस्थम कार्रवाइयों पर ये लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर अधिकरण के समक्ष कार्रवाइयों के बारे में ये जो बताया गया है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है, अगर जो हम सटीक आंसर कहें कि अधिकरण के बाद ट्रिब्यूनल की बात उसमें कहीं नहीं कही कि लागू नहीं होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि ये इस पर जो है लागू होगी। ठीक, लागू होता है, तो ये ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होता है साक्ष्य अधिनियम। आगे जो है दोस्तों 9वां जो है पुलिस की अभिरक्षा के वक्त की गई स्वीकृतियाँ हैं। तो दोस्तों पुलिस के समक्ष जो पुलिस की अभिरक्षा में जो स्वीकृतियाँ की जाती हैं वो अग्राह्य होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? अग्राह्य होती हैं। और पुलिस के समक्ष अभिरक्षा में जो है वो दोस्तों आपको 25 में दिया गया है, मतलब एविडेंस एक्ट की धारा 25 में। ठीक, वहीं 26 में बताया गया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर कोई भी स्वीकृतियाँ की जाती हैं तो वो ग्राह्य होंगी। आगे है विशेषज्ञों की राय, इसमें मतलब अधीन सुसंगत हैं किस धारा के अधीन? तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो है ये दोनों सही उपरोक्त, यानी कि साक्ष्य अधिनियम धारा 45 और 46। तो 45 में दोस्तों बताया गया है कि विशेषज्ञों की राय 45 में, और ये विशेषज्ञों की राय से संबंधित प्रश्न, ठीक है, तथ्य जो हैं वो भी सुसंगत हैं दोनों, इसलिए उपरोक्त दोनों सही हैं। सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न दोस्तों सामान्यतः जो है आपका जो उत्तर है यह प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न दोस्तों जो है आपका कहाँ पर बताया गया है? धारा 141 में। सूचक प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनमें जो पूछता है वो उत्तर पाने की जो चेष्टा करता है, यानी कि हम अगर उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं तो जैसे कि जब कोई भी एडवोकेट किसी से जब उसका चीफ करता है या रिचीफ यानी प्रति परीक्षा यानी पुनः परीक्षा जब करता है तो उससे पूछता है कि क्या फलाने ने फलाने को मारा, तो आंसर देगा यस और नो में, वही चाहता है, यानी जिसका उत्तर यस और नो में हो पाना चाहे उसी को हम कहते हैं सूचक प्रश्न। तो इसको जो होता है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका जो है पूछे जा सकते हैं सामान्यतः, और ये मुख्य परीक्षा और पुनर्परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है कब नहीं पूछे जा सकते? तो ये जो है कब नहीं पूछे, जैसे मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में ये बताया गया है आपका 142 में कब पूछे जा सकते हैं, प्रति परीक्षा में ये 143 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे दोस्तों आपका जो है का खा की हत्या का अभियुक्त है, निम्नलिखित में से कौन सुसंगत तथ्य होगा? तो इसमें दोस्तों का क्लब के साथ खेत में जाना, का घटना के तुरंत पूर्व या कहना कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, गांव में पुलिस पहुंचने के पहले का भाग जाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो विकल्प है दोस्तों वो सभी उपयुक्त सभी सही है। साक्ष्य अधिनियम धारा 9 के अधीन पहचान परीक्षण परेड किसके द्वारा की जानी चाहिए? तो इसमें दोस्तों जो आंसर है आपका ये है, आपका आंसर जो है आपका उपयुक्त सभी, और ये एविडेंस एक्ट की धारा आप उसमें लिखा ही है 9 में दिया गया है। और इसमें जान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सुसंगत है एवं साक्ष्य में प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें दोस्तों आपका टेप रिकॉर्डिंग, कुत्ते द्वारा खोज, नार्को विश्लेषण आपका सभी सही है। आगे आता है दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन। तो धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का कथन शपथ पर अभिलिखित किया जाना है। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है यह है उक्त कथन आपका ये मिथ्या है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे जो आपका प्रश्न है 16, यह धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त को समन करने के लिए इसमें विकल्प में दिया गया है कि धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन सुसंगत है, विचारण में शपथ पर कथन सुसंगत, उपरोक्त दोनों कथन सुसंगत, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर है दोस्तों वो आपका है उपरोक्त
दोनों कथन सुसंगत हैं। ठीक है, यानी कि 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त को समन करने के लिए 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन सुसंगत है और विचारण में शपथ पर कथन सुसंगत है। ठीक, तो आपका जो है आंसर आपका 16 का सी सही है। अगला जो है दोस्तों आपका विचारण का सामान्यता स्थान है। तो विचारण का जो सामान्यता स्थान होता है जहां अपराध कारित किया गया है, ये धारा 177 में बताया गया है। आगे दोस्तों अगर हम फिर देखें 17 के बाद आपका आता है 18 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपका 18 के अंतर्गत जो है किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि डी विकल्प सही है। ये दोस्तों आपका धारा 162 जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो इसको दोस्तों समन किए जाने के पूर्व अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है। समन किए जाने के पूर्व अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है। तो आपका जो 19 है इसका जो आंसर है दोस्तों आपका यह कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है इसको। अगला है दोस्तों मजिस्ट्रेट द्वारा जांच संचालित की जाती है। ये दोस्तों प्रथम दृष्टया मामला प्राप्त करने के लिए। 20वां वारंट मामला का तात्पर्य ऐसा मामला है, तो ऐसा मामला है एक्स डी, यानी कि मृत्यु आजीवन कारावास 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है ये आपका जो है आपके सेक्शन जो है 2X में ये परिभाषा खंड में दिया हुआ है, ये सीधे सीधे परिभाषित है ये वाला। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों 22 विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के दिन दोष सिद्धि के पश्चात अभियुक्त को जमानत पर कब निर्मुक्त कर सकता है। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है, इसमें आपका आंसर है ये वाला, यानी कि जहां अभियुक्त जमानत पर हो एवं कारावास 3 वर्ष से अधिक ना हो। तो आपका फिर 23 जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको दाखिल करने की विहित समय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को लागू करके बढ़ाया या माफ नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका, इसमें सही आंसर जो है आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता के दिन निष्पादन के लिए आवेदन। तो इसमें दोस्तों जो परिसीमा अधिनियम है यानी लिमिटेशन एक्ट जो है 1963, इसके सेक्शन जो 5 जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, यानी कि जो आर्डर 21 है, आर्डर जो 21 है, इससे भिन्न अगर है कोई भी जो आपका आवेदन है से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यानी कि आर्डर 21 के अतिरिक्त और कहीं भी कोई मामला है तो परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत बताया कि समय सीमा के बाद भी उसको ग्रहण किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्डर 21 के अंतर्गत है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का समाधान कर दें कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था, यानी कि पर्याप्त कारण था, ये अन्य की बातें हो रही हैं। आर्डर 21 में कोई भी कारण बताएं फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे है दोस्तों आपका बात संचित करने के समय निम्नलिखित प्रावधान में से किसका आश्रय लेकर के बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो दोस्तों है इसमें जो है आपका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर वो है आपका बी। हमने बताया कि भी ऊपर उसी सेक्शन में ये चीज़ें क्लियर हुई थी, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में क्लियर हुई थी कि आर्डर 21 के अतिरिक्त और कहीं भी कोई भी समय सीमा दी गई है जहाँ पर कोई आवेदन करना है तो अगर रीजनेबल रीजन बताता है तो एक्सेप्ट की जा सकती है। आगे दोस्तों इसमें हमने बताया कि 151 जो है सेक्शन ये आपका न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया गया है। 148 जो है समय का बढ़ाना, इसमें बताया गया है कुछ मामलों में न्यायालय समय को बढ़ा सकती है। डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कुछ विलंब से अर्थात परिसीमा की विहित अवधि के पश्चात दाखिल किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों जो है आपका इसमें जो आंसर है आपका दोस्तों, इसमें आंसर का जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर नहीं है। आपका आंसर इसमें है, यानी कि ये है आपका आंसर। ठीक है, ये 5 का सहारा लिया जा सकता है, यानी कि ये। तो दोस्तों एक ही सेक्शन पे लगभग 3 क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। आगे दोस्तों जो है आपका 26 नंबर जो है
LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नेता जो श्रीलंकाई सेना द्वारा मारा गया। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों बहुत क्लोज क्वेश्चन रखे गए थे जिसका आंसर आपका बी प्रभाकरण है। जबकि यहाँ देख पा रहे हैं आप पी प्रभाकरण, एस प्रभाकरण, टी प्रभाकरण। अगर एग्जैक्ट नहीं पता होता वो लोग नहीं सही कर पाए होंगे। और दोस्तों ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, आपका ये भी करंट का क्वेश्चन है। और ये डकैत चित्रकूट जिले में 2009 में मुठभेड़ मारा गया, ये भी आपका करंट क्वेश्चन, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। फिर ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कहाँ से अंगीकार किया गया। तो ये दोस्तों आप इसका आंसर देखते हैं मुंडकोपनिषद। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, एंशिएंट हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से कौन संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें दोस्तों जो है महान्यायवादी, जो है महान्यायवादी, ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला जो वित्तीय विधेयक के पुरस्थापन को कौन अनुज्ञात करता है। तो ये है आप राष्ट्रपति, उसी के, ठीक है, पहले अनुमति ली जाती है तभी उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपका, ये आपका जो आर्टिकल है ये है 117। ये आपका जो है आर्टिकल है 117 आर्टिकल में ये बताया गया है। कितना है, 117 आर्टिकल 117 में बताया गया है, आर्टिकल 117। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों ये आपका हमारा पहला पार्ट था। तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने इस बताया, अगर आप रिस्पांस अच्छा देते हैं तो हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे, नहीं तो हम इसको बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।